नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप सभी को मेरा प्रिय विषय, ठीक है ना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 हिंदी, इसका पाठ्यक्रम करवाने जा रहा हूँ कि पाठ्यक्रम के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम को किस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का किस प्रकार सदुपयोग हो सकता है और पाठ्यक्रम को जानने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें हम आज देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड का हिंदी व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है वो कितने भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग के कितने अंक हमें प्राप्त होते हैं या कितने प्रश्न वहाँ से आते हैं, प्रत्येक बिंदु से कितने प्रश्न आते हैं, इसके बारे में भी अपने पता करेंगे। तो उससे पहले मैं पाठ्यक्रम के महत्व पर बात करते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं, ठीक है, कहीं जाने के लिए जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको कहीं खजाना प्राप्त करना है, आपने सोच लिया, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा या चाहे नई फिल्म में देख लो, कोई भी फिल्म देख लो, अगर खजाना कहीं आपको प्राप्त करना है तो कोई भी व्यक्ति आपको खजाना प्राप्त करने के लिए जाता हुआ नज़र आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक नक्शा जो है, एक मैप जो है वो उसके पास होगा, वो उसके अनुसार ही वहीं जाएगा। और अचानक कहीं वो मैप, हम पुरानी फिल्मों में भी देख रहे हैं, बहुत सी मूवियों में देखा होगा आपने कि अचानक मैप मिल जाता है, खजाने का मैप मिल गया, उसके अनुसार वो खजाने की तलाश में जाते हैं, उसका कुछ टुकड़ा टूटा हुआ होता है, वो टुकड़ा फिर मिल जाता है, उसके अनुसार वो खजाना प्राप्त हो जाता है। तो मैप का क्या रहता है, मैप का क्या रहता है कि मैप से हमें उसके अनुसार हम देख लेते हैं कि कहाँ जाना है, किसके अनुसार क्या जाना है, उसके लिए हमें क्या साधन चाहिए, किस जगह पर जाना है, उसके लिए हमें तैयारी क्या चाहिए। तो उसी तरह से जो पाठ्यक्रम रहता है ना, वो एक मैप रहता है, एक नक्शा रहता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारा रास्ता क्या है। अब रास्ता क्या है, हमें उस रास्ते पे जाते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन समस्याओं को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पाठ्यक्रम बताता है। पाठ्यक्रम को इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हम किसी भी कार्य को अगर चाहते हैं कि उसमें हमें सफलता प्राप्त हो तो उसके लिए हमें योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के वो कार्य सफल नहीं हो सकता। आप कोई भी कार्य कीजिए, जैसे आप कोई छोटी बड़ी पार्टी रखी जा रही है या उससे पहले हम कोई विवाह का कार्यक्रम रखा जा रहा है या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम रखा जाता है, उससे पहले एक लिस्ट बनती है, एक लिस्ट बनती है, उसमें कार्य लिखे जाते हैं, फिर देखा जाता है कि कौन सा कार्य कौन करेगा और किस कार्य को किस प्रकार किया जाएगा। और अगर लिस्ट नहीं बनती है तो वो कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाता है, उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से उसको करना चाहिए। और अगर लिस्ट तैयार है तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो उसी तरह पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में हम बिंदु देखते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक हम बिंदु देखते हैं। उन बिंदुओं को देखते हुए हम देखते हैं कि ये बिंदु जो है मुझे कितना आता है, इसके लिए मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, ये बिंदु जो है ये मुझे कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इसके नोट्स मैंने कहाँ से उपलब्ध करने हैं, ये किस से पढ़ना है। जैसे कहने से तात्पर्य शुरुआत में व्याकरण आएगा, व्याकरण आएगा तो व्याकरण आते ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्याकरण कितने नंबर की आती है, कितने नंबर की आती है, फिर नंबर से आप उसका आइडिया लगाओगे, ठीक है ना, उसका आइडिया लगाओगे कि आपने क्या करना है। व्याकरण के नंबर से आप देखोगे कि कितने नंबर की आती है, उसके हिसाब से आप उसका महत्व जानोगे। महत्व जानने के बाद आप ये देखोगे कि व्याकरण मुझे किस शिक्षक से पढ़नी चाहिए और फिर व्याकरण मुझे किस शिक्षक से पढ़नी चाहिए या किस पुस्तक से पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ये तैयार करोगे। फिर आएगा काव्य शास्त्र आपके बाद, ठीक है ना, काव्य शास्त्र आएगा। यही चीज़ काव्य शास्त्र में आप देखोगे कि काव्य शास्त्र के सबसे अच्छे शिक्षक कौन है, कौन अच्छे से समझा सकता है या किसका समझाया हुआ मेरे समझ में आ सकता है, किस पुस्तक में ऐसा मैटर दिया हुआ है जो पूरी तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है या
ऐसा मेट्रो जो ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, जो सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, हर बात पर इतनी बड़ी बड़ी किताबें मिल जाएंगी, तो उन किताबों में से तो आएगा ही। अब इतनी बड़ी किताब लिख दी जाए और उसमें से कहे कि इसमें से मैटर आ गया तो वो तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि किसने किस तरीके से तैयार किया हुआ है, वो आपको देखना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या बताएगा, वो आपका पाठ्यक्रम बताएगा। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आ रहा है, वो आपने कहाँ से करना है। स्नातक स्तरीय जो आ रहा है वो आपने कहाँ से करना है, कौन सा शिक्षक उनको अच्छे से पढ़ा रहा है। फिर आप उससे संबंधित गाइड लेके आओगे, आप पुस्तक लेके आओगे, कौन सा अंक कितने अंक का है, कौन सा प्रश्न या कौन सा बिंदु जो है वो कितने अंक का है, और उस तरह से आपको वो सारी चीज़ें आपको तय करनी पड़ेगी। और ये जो व्याख्याता की परीक्षा रहती है, जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा रहती है, उसमें क्या रहता है, उसमें व्याकरण पर अधिक बल रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर अधिक बल रहता है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो है अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये कुल जो है हिंदी साहित्य का पेपर जो है वो इसमें आप देख रहे हैं खंड 1। तो ये जो पाठ्यक्रम है, व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है वो 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड तो है उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, और दूसरा खंड जो है वो स्नातक स्तरीय है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, और तीसरा जो खंड है वो स्नातकोत्तर स्तर का है, ठीक है ना। पहला है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा जो है वो है स्नातक स्तरीय, और तीसरा जो है वो स्नातकोत्तर स्तरीय है। चारों प्रकार का हो गया, स्कूल लेवल का और कॉलेज लेवल का या स्नातक लेवल का और स्नातकोत्तर एमए लेवल का, बीए, ये सभी आ जाता है। इन सभी में क्या है, बड़े बड़े बता देना चाहता हूँ कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है वो तो क्या है, इसमें क्या रहेगी, उच्च माध्यमिक स्तर में 2 चीज़ें रहेंगी हमारे पास। उच्च माध्यमिक स्तर में क्या रहेगी, 2 चीज़ें, एक तो व्याकरण, ठीक है, ये आ गई व्याकरण हमारी, और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा हमारे पास रहेगा काव्य शास्त्र, ठीक है ना। पहला व्याकरण और दूसरा काव्य शास्त्र रहेगा। तो जो व्याकरण है, ये आपके सामने व्याकरण, इसके बारे में बता देना चाहता हूं मैं, है व्याकरण के कुल 30 से 35 प्रश्न आते हैं। इसमें भी आपको बता दूं कि व्याकरण जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ तक जो है, इसमें से केवल 20 ही प्रश्न आते हैं। कितने, 20 प्रश्न, और जो 15 प्रश्न है वो इस हिस्से से आते हैं। 15 प्रश्न लगभग इस हिस्से से आते हैं। कुल मिलाकर 35 प्रश्न जो रहते हैं, 30 से 35, वो 20 प्रश्न जो है इस हिस्से से, और 35, तो कहने से तात्पर्य 20 प्रश्न जो है व्याकरण जो है उसके केवल 20 प्रश्न आते हैं। अब 20 प्रश्न का ये है कि जो व्याख्याता की परीक्षा है, जैसे मैं पहले ही कह रहा था, व्याख्याता की परीक्षा में वैसे तो प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक बिंदु का, हम कोई भी बिंदु नहीं छोड़ सकते, प्रत्येक बिंदु को बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि एक एक अंक हमारे लिए बहुत अधिक मायने रखता है। लेकिन जो व्याकरण है, जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है, उसमें व्याकरण का महत्व बहुत अधिक रहता है। लेकिन व्याख्याता की परीक्षा में व्याकरण का महत्व उसकी अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास का अधिकतर रहता है, क्योंकि उसके जो है कम से कम 50 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, और जो अन्य रचनाएं हैं वो भी हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत ही आ जाती है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ऐतिहासिक जो जानकारी है, वो उसका जो महत्व है थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो ये 20 प्रश्न, और इसमें से कम 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुल जो है उच्च माध्यमिक स्तर का जो अ भाग है वो लगभग 30 से 35 प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। अब उच्च माध्यमिक स्तर का जो ब भाग है, ये है हमारे पास ब भाग। ब भाग में क्या है, उच्च माध्यमिक स्तर का ये है ब भाग, ठीक है ना। ब भाग, ब में क्या आता है, एक शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य रस है। ये इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से पूछे जाते हैं 16 प्रश्न, या 15 से लेकर आप 20 भी कह सकते हो, लेकिन 16 या 17 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। 15 से लेकर 20 प्रश्नों के मध्य में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बहुत बार हम देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि जब हमने डिवाइडेशन किया होता है कि भारतेंदु काल से इतने आएंगे, द्विवेदी काल से इतने आएंगे, तो अक्सर हो ऐसा जाता है कि एक ही काल से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या बहुत बार ऐसा हुआ है कि रीति काल से बहुत अधिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, पिछली बार भी लेकर आया था। तो 2000 शायद
11-12 से जब से ये पूरा मैटर चला तब से लेके सारे अंकों का मैंने विभाजन है कि पिछले काफ़ी वर्षों से किस बिंदु से कितने जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक का जो प्रश्न आता है, वो सारा का सारा पूरा लंबा चौड़ा मैटर है। तो उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि किस किस वर्ष में या पिछले जो व्याख्याता की परीक्षा हुई है उनमें किन किन बिंदुओं पर अधिक से पूछा गया है। अभी आप देख रहे हो शब्द शक्ति ये 16 प्रश्न रहते हैं, कितने 15 से 20 प्रश्न रहते हैं। अब अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अयमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, ठीक है, दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका, हरिगीतिका, माधुर्य, ओजगुण, प्रसाद गुण। काव्य रस की बात करें तो रस का स्वरूप है, रस अवयव है, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और विभिन्न रसों के लक्षण है, उदाहरण है। ये सभी के सभी काफ़ी बड़ा मैटर है और क्वेश्चंस कम है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि शब्द शक्ति हमारे किसी में पढ़ते हैं। जब वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें भी शब्द शक्ति आता है। अलंकारों की बात करते हैं तो अधिकतर अलंकार उसमें मिल जाएंगे हमें। छंद की बात करेंगे तो अधिकतर अलंकार उसमें हमें मिल जाएंगे। काव्य गुण की बात करें, हो सकता है उसमें काव्य गुण, शायद काव्य गुण है, काव्य गुण भी उसमें मिल जाएंगे, काव्य रस भी उसमें मिल जाएंगे। तो कहने से तात्पर्य आप जब वरिष्ठ अध्यापक और दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ने ये ध्यान रखना है कि पहले एक लिस्ट बनानी है जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के और व्याख्याता के दोनों के बिंदु कौन कौन से हैं, उन बिंदुओं को ज़्यादा विस्तार से पढ़ें। उससे संबंधित अगर कोई दूसरा बिंदु है तो जरूर पढ़ लें, नहीं तो उन बिंदुओं को ज़्यादा पढ़े जिसकी परीक्षा पहले आएगी उसकी तैयारी आप शुरू कर देना। उसके बाद ये आता है स्नातक स्तरीय। जब हम स्नातक स्तरीय की बात करते हैं तो स्नातक स्तरीय के अंतर्गत हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है, स्नातक स्तर की हम बात करते हैं तो स्नातक स्तर पर हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाता है। इसमें सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा भी, कब कौन कौन से इतिहास कब कब लिखे गए थे, शुरुआत कब से होती है। जैसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था ना, इस्तवारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया था। उस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्यिक इतिहास की लेखन परंपरा जो कहाँ से प्रारंभ होती है, वास्तविक लेखन परंपरा गारसा दत्तासी से होती है। उससे पहले जैसे कालिदास का कालिदास हजारा हो गया और भक्तमाल हो गया, नाभादास की भक्तमाल होगी, 84 वैष्णव की वार्ता होगी, 252 वैष्णव की वार्ता होगी। ये प्रारंभिक प्रयास माने जाते हैं। और प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इसके अंदर इतिहास ग्रंथ आ जाएंगे, इतिहास के लेखक आ जाएंगे। प्रमुख हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना जाता है, काल विभाजन आ जाएगा। काल विभाजन ये लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, काल विभाजन के अंदर ज़्यादा नाम नहीं होते हैं। ये सारा का सारा काल विभाजन में से 5-7 लोगों के काल विभाजन है वही पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे गारसा दत्तासी के बाद आता है जॉर्ज गारसा दत्तासी, उसके बाद जॉर्ज गिरिसन आ गया, गिरिसन के बाद आगे मिश्र बंधु आ गए। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन से लगभग पूछा जाता है, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, उसके बाद आ जाता है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, बच्चन सिंह का काल विभाजन, बस ये पूछा जाता है। उसके अलावा क्या पूछा जाएगा, जो नामकरण है ये पूछे जाते हैं। नामकरण जो है लगभग 20 नाम है, जिसमें से आपको 16-17 नाम तो आपको हमेशा याद रहते ही हैं, ठीक है ना। जैसे कि आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और जो है भक्तिकाल नाम किसने दिया था, या भक्तिकाल और पूर्व मध्यकाल 2 नाम किसने दिए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। रीतिकाल के कौन कौन से नाम है, रीतिकाल के नाम मात्र के नाम है, सिर्फ आदिकाल के नाम 20 मिलते हैं। उसके अलावा भक्तिकाल के ज़्यादा नाम नहीं है, रीतिकाल के नाम नहीं है। रीतिकाल के 1-2, एक अलंकृत काल नाम मिलता है, एक श्रृंगार काल मिलता है, बाकी रीतिकाल और एक पूर्व मध्यकाल, इतने नाम मिलते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। आदिकाल में रचनाओं की प्रमाणिकता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय, इसमें चंद्रवरदाई और नरपति नालय ये प्रमुख रूप से आएंगे, एक नंबर की। लेकिन प्रमुख रूप से आपने क्या करना होता है, आदिकाल को, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले सिद्ध साहित्य आ जाता है, उसके बाद नाथ साहित्य आ जाता है, उसके बाद जैन साहित्य आ जाता है 3 नंबर पर, 4 नंबर पर राष्ट्र साहित्य, 5 नंबर पर लौकिक साहित्य और 6 नंबर पर गद्य साहित्य आ जाता है। तो उसी को डिवाइडेशन को आप आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उसके बाद प्रमुख रूप से सभी रचनाओं को, रचनाकारों को याद करना है आपने। लेकिन चंद्रवरदाई को और नरपति नालय को, इन दोनों को विशेष रूप से आप याद रखना है। चंद्रवरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो आ गया, पृथ्वीराज रासो आ गया, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, रह प्रमाणिकता सब कुछ ही आ जाता है उसके अंतर्गत। तो उसको अच्छे से आप ध्यान करें। भक्तिकाल, जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और आधुनिक स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, आधुनिक स्वर्ण काल की हम बात करें तो आधुनिक काल को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा स्वर्ण काल, भक्ति का उद्भव,
विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। दार्शनिक पृष्ठभूमि के अंदर वो आ जाता है अविद्वैत तो द्वैत शुद्ध, अविद्वैता द्वैत शुद्ध वाले, वो विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है ना, ये वाले सारे इसी के अंदर दर्शन जो है वो शंकराचार्य हो गया, वल्लभाचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य जी हो गए, रामानंद जी हो गए, रामानंद का रामावत संप्रदाय हो गया, ठीक है ना, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर संत काव्य, ये हमें ध्यान ही है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। मैं लंबा चौड़ा मैटर नहीं, पाठ्यक्रम ही बताने आया हूँ केवल, ठीक है ना। बाकी पाठ्यक्रम पर तो चाहे, क्योंकि पाठ्यक्रम सारा हमने पढ़ाना ही है, उसका कोई है वो बड़ी बात है नहीं, और जितने दिन मर्जी पढ़वा लो चाहे हमसे, तो 1-2 घंटे की तो बात ही अलग है, ठीक है। संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, और उसके अलावा हाँ इसमें कृष्ण काव्य नहीं दे रखा है, राम भक्ति काव्य और उसके अलावा होगा कृष्ण काव्य, ठीक है। तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य आएगा। संत काव्य में प्रमुख रूप से कबीर और दादू को विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि कबीर और दादू से पढ़ना सभी को है, उसकी प्रवृत्तियां भी पढ़नी है, ठीक है ना, और उसकी जो रचनाकार है और उनकी रचनाएं वो पढ़नी है। उसमें शुक्ल ने जो बताया वो सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। और शुक्ल और नगेंद्र के अपने टेस्ट सीरीज को शुरू कर रखी है। आपको ध्यान ही है कि हम लोगों ने नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से, नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से हम लोग 50 टेस्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ मिलती है, ठीक, नगेंद्र के और शुक्ल के 50 टेस्ट, और सभी हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहास लिखे गए हैं प्रमुख उन सभी इतिहासों से 50 टेस्ट या ऊपर नीचे भी, ऊपर नीचे तो नहीं ऊपर हो सकते हैं। इन सभी टेस्ट की व्याख्या सहित पीडीएफ आपको मिलती है, और पहले आपको सूचित कर दिया जाता है कि किस विषय का टेस्ट होगा, किस टॉपिक का होगा, कितने अध्याय हैं, और उसको यहाँ पर विस्तार से पहले वीडियो में विस्तार से बताया जाता है, और फिर उन टेस्टों को करवाया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, फिर उनकी पीडीएफ भी दी जाती है। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वहाँ डॉक्टर नगेंद्र का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो पूरा जो व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है, इस पूरे पाठ्यक्रम के निःशुल्क टेस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के भी सभी चैनल मिल जाएंगे, रीट हिंदी के भी सभी टेस्ट आपको, सभी बिंदुओं के टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो संकुल मार्गदर्शन पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अंदर आप चेक कर लेना, सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। संत काव्य की बात करते थे, कबीर और दादू को विशेष रूप से पढ़ना है। सूफी काव्य की बात करें तो हमने जायसी और मंजन को विशेष रूप से पढ़ना है। राम भक्ति की बात करें तो एक तुलसीदास जी आते हैं, एक और नाम होगा शायद वो लिखना भूल गए। और कृष्ण काव्य की बात करें तो इसमें 3 नाम आते हैं, सूरदास, मीरा और नंददास। सूरदास, मीरा और नंददास, इन 3 लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है। रीतिकाल की बात करें तो हम जानते हैं भी भक्ति काल, हम जानते हैं भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया था। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य को भी आगे 2 भागों में बांटा गया था, कौन कौन से, संत काव्य और सूफी काव्य। और उधर जो सगुण काव्य है उसको भी कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य 2 भागों में बांटा गया था। रीतिकाल की बात करें तो इसको हम रीति से तात्पर्य है, ठीक है, और रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त, ठीक है ना, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। रीतिबद्ध हमें देखना है, बाकी सभी रीतिबद्ध में आते हैं। फिर रीतिसिद्ध की बात करें तो एकमात्र बिहारी आता है। रीतिमुक्त की बात करें तो घनानंद, बुद्ध, आलम ठाकुर, ये 5 लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। उसके अलावा जो मुख्य रीतिकालीन कवि है वो देव है, भूषण है, बिहारी है और घनानंद है। देव और भूषण जो है ये दोनों के दोनों किस काल के हैं, रीतिबद्ध के हैं। बिहारी जो है वो रीतिसिद्ध का है, घनानंद जो है वो रीति मुक्त के कवि हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, इन सभी को पढ़, सभी रीतिकाल को पढ़ते हुए। इसके अलावा रीतिकाल के जो है उनको अलग अलग डॉक्टर नगेंद्र ने अलग अलग हिसाब से बांटा है, तो वो भी हमें देखना है कि रीतिकाल के अंतर्गत नाटक किसने लिखे थे, प्रबंध काव्य किसने लिखे थे, मुक्तक किसने लिखे थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वांग निरूपक रचनाएं कौन कौन सी है वो भी आपको देखनी है, ठीक है ना। तो विशिष्टांग निरूपक कौन कौन सी है वो भी आपको देखनी है। ये डिवाइडेशन जो है वो भी आपने देख लेना है। हमारी जो पुस्तक है 7200 हिंदी व्याख्याता की 7200 पुस्तक है, उसमें ये सभी कुछ दिया हुआ है। और नई व्याख्याता की परीक्षा आएगी उसमें सब कुछ दे दिया जाएगा। बाकी आप चैनल पर सर्च मारोगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल के अंदर का तो पूर्व पीठिका जरूर आएगी, तो वो जरूर देख लेना, जिसके अंदर तत्कालीन परिस्थितियाँ, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नव जागरण काल, उसके बाद भारतेंदु, समकालीन साहित्यकार, ये आ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, जो पूर्व पीठिका है
आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, जिसके अंदर वो चतुष्टय आते हैं ना, चतुष्टय लेखक जो आते हैं, ठीक है ना, वो आपने देखना है। जैसे लल्लू लाल हो गया और सदा सुख लाल हो गया, सदा सुख लाल हो गया। उसके बाद वो जो क्या नाम है, जिनकी एक कहानी है वो हो गए। उसके अलावा सितारे हिंद हो गया, लक्ष्मण सिंह जी हो गए। ये सारे के सारे आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, जिसके अंदर ये पूर्व पीठिका के रूप में आते हैं। गद्य विधाओं के अंदर नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा, जीवनी, सभी में से एक एक प्रश्न आता है। आपको ध्यान रखना है कि किस में से कितना पढ़ना है। और इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि हर किसी को पढ़ने लगे। एक क्रम बनाना है कि मुख्य मुख्य आपको जरूर याद होने चाहिए। मुख्य मुख्य नाटककार, मुख्य मुख्य एकांकीकार, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। बाकी की एक सरसरी निगाह आप लोगों ने मार लेनी है। रेखा चित्र, रिपोर्टाज, उसके अलावा काव्य का विकास। काव्य के विकास की बात करें तो आधुनिक काल को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है? आधुनिक काल को हम लोगों ने भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, समकालीन कविता है, प्रमुख रचनाकार है, उनकी रचनाएं करनी है। तो आधुनिक काल की हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से कोई कवि नहीं दे रखा है कि जैसे निराला दे रखा हो या नहीं दे रखा है, इसको हमने अच्छे से करना है और इसमें से प्रश्नों की संख्या भी अधिकतर रहती है। फिर आता है स्नातकोत्तर स्तर। स्नातकोत्तर स्तर की बात करें तो इसमें सबसे पहले काव्य हेतु आता है, काव्य लक्षण आता है और काव्य प्रयोजन आते हैं। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, ये दो सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोंजाइनस का उदात्त तत्व और मनोविश्लेषणवाद। आप लोगों ने ध्यान रखना है पढ़ते वक्त कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत मतलब अनुकरण, अरस्तु के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, लेकिन प्रमुख रूप से अनुकरण सिद्धांत का ही रट्टा मारना है। लोंजाइनस के बारे में जानकारी लेनी है, लेकिन प्रमुख रूप से उदात्त तत्व की ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। मनोविश्लेषणवाद को छोटे से रूप में आप पढ़ लेना। उसके बाद आती है रचनाएं। रचनाओं की बात करें तो कबीर, ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास, साखी। रचनाओं की बात करें तो ये जो रचनाएं हैं इसमें से लगभग जो ये वाला मैटर है इसमें से 10 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 10 प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न। इसमें से ये स्नातकोत्तर स्तर है और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि अलग है ना, इसलिए ये इजी है। उसके बाद आता है ये रचनाएं। रचनाओं की बात करें तो कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास संपादित, इसमें साखी, गुरुदेव को अंग और पद। ठीक है ना, गुरुदेव को अंग एक ही अंग है, पहले 5 अंग हुआ करते थे, अब एक ही अंग है, और पद प्रारंभिक 5 पद है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास का बालकांड है पूरा का पूरा। ये बहुत ही, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अभी पढ़ने लगते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर थोड़ा हिसाब से मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ लेना। वैसे मैंने अपने जो ये चैनल है, इसी चैनल पर इसको पढ़ाया हुआ है, शायद आप चेक कर लेना। ठीक है, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रारंभिक 25 दोहे। ठीक है, साकेत मैथिलचंद गुप्त का 9वां सर्ग। और निबंध की बात करें तो कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 से। रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि भाग 1, उसमें से जो कविता क्या है ये निबंध आपको याद करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का शीरीष के फूल है। ठीक है, जो कहाँ संकलित है? कल्पलता में। कहानियों की बात करें तो एक कफन है, प्रेमचंद की कहानी, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार है, और मनु भंडारी की यही सच है। सभी से एक एक प्रश्न आएगा इनमें से। तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बोलियां और उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, इन सब के बारे में आएगा। और ये जो है ये 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर की है। भाषा से संबंधित 10 नंबर का है, तो ये 10 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। तो ये था पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम का बहुत महत्व रहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर आप ध्यान नहीं करते, पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पढ़ना है वो वरिष्ठ अध्यापक वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम का क्या रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम को हम ऐसे ही समझ लेते हैं। बहुत से विद्यार्थियों से पूछा जाए कि पाठ्यक्रम, तो वो कहते हैं कि हाँ है, फ़ोन में है, या वो क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो मतलब अंदर पड़ा है, उनको पता ही नहीं होता पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इसलिए लिया जाता है कि प्रत्येक बिंदु पाठ्यक्रम से देख कर फिर ही पढ़ा जाता है, एक बात। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे ये है काव्य प्रयोजन, देख रहे हो ना आप, ये काव्य प्रयोजन है, आपने पाठ्यक्रम से देखा कि काव्य प्रयोजन है। ठीक है,
आपने जो आपके पास किताब है उसमें से आप देखो काव्य प्रयोजन है या नहीं, उसमें से आपने पढ़ा, माना कि आपके पास हमारी पुस्तक 7200 है, उसमें आपको काव्य प्रयोजन मिला और आपको ऐसा लगा कि पूरा नहीं है शायद, ठीक है, तो आपने 7200 लिख लिया, यहाँ से आपने पढ़ी, क्योंकि वहाँ काव्य प्रयोजन के सर्वाधिक प्रश्न है। आपको फिर YouTube पर कोई चैनल मिल गया, मान लो कोई अदरवाइज XYZ, कोई भी चैनल मिल गया, कोई भी शिक्षक मिल गया, उसकी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप यहाँ लिखोगे, उस चैनल का नाम लिखोगे, उनकी वीडियो देखिए और उस वीडियो को एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर आप हो या आपका दूसरा नंबर या आपका कोई निजी हो या आपका कोई दोस्त हो, आप उसको वहाँ डाल दीजिए। वहाँ वही वीडियो डालने हैं जो आपने बाद में देखनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक वीडियो को एक बार देख लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन रिवाइज के वक्त उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उस वजह से वो हमारा वेस्ट चला जाता है। तो इस तरह से जो वीडियो आपको पसंद आता है, जो आपने फिर से पढ़ना है, उसको आप एक ग्रुप बना लीजिए खुद का या खुद के परिवार के किसी सदस्य को मिलकर, वहाँ आप इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाल सकते हैं और इंपॉर्टेंट जो भी आपके हैं वो आप वहाँ डाल सकते हैं, बाद में आप उनकी PDF निकलवाएं, चाहे आप वीडियो देखें। उसके बाद आपको लगा कि फिर भी आपको आनंद नहीं आया, ठीक है ना, फिर आप किसी पुस्तक को उठाइए, आपको फिर मान लो कोई X पुस्तक पसंद आ गई, आपने उसका भी यहाँ लिख दिया। अब आप जब वापस रिपीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बिंदु है मैंने इन 3 पुस्तकों से पढ़ा है, इन 3 जगह से पढ़ा है, तो दूसरी बार आप रिवाइज करोगे तो इन तीनों जगह से रिवाइज करोगे, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इन तीनों जगह से नहीं करना तो जो 7200 वाली किताब है उसमें आप खाली पेज लगा दीजिए, एक ऐसे बीच में फेविकोल लगाते हुए खाली पेज लगाइए या पहले लिख लीजिए, नोट्स बनाइए कि XYZ ने ऐसी क्या चीज़ पढ़ाई जो 7200 किताब में नहीं है, वो यहाँ नोट कर लीजिए। फिर X किताब में, X पुस्तक में आपको ऐसी क्या चीज़ मिली जो इन दोनों में रह गई थी, वो आप नोट कर लीजिए। आप जब नोट करने लगोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नया एक पेज ही बनेगा, उस एक पेज को आप फेविकोल लगाकर इसी किताब के अंदर लगा लीजिए, वो आपकी एक किताब एक प्रकार का नोट्स बन जाएगा। किसी एक किताब को चुन लीजिए और उसी को नोट्स के रूप में आप यूज़ करते रहिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप पेज नहीं लगा सकते तो आप जो 7200 किताब है जहाँ से आप काव्य हेतु पढ़ रहे हो, वहाँ आप लिख दीजिए कि इस बिंदु को नोट्स से भी पढ़ना है, इस बिंदु को नोट्स से भी पढ़ना है, वहाँ मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है या वहाँ मैंने इसका अच्छा मैटर कलेक्ट किया हुआ है। तो जब आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको वो लिखा हुआ मिलेगा, आप फिर अपने नोट्स में उसको याद आ जाएगा और आप वहाँ से पढ़ सकोगे। ये सारी चीज़ें कितना भी आप पढ़ लें ये भूल जाते हैं आप रिवाइज करते वक्त, ऐसी चीज़ें आपके ध्यान में जरूर रहनी चाहिए। और पाठ्यक्रम, मुझे एक बात बताओ कि जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम को याद नहीं रख सकता, वो विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, पाठ्यक्रम एक पेज का होता है, ठीक है ना, और हमें सिलेक्शन करवाने के लिए कम से कम 1000 पेज पढ़ने पड़ते हैं, कम से कम, ठीक है ना, सिलेक्शन करवाने के लिए कम से कम 1000 पेज पढ़ने पड़ते हैं। तो एक पेज जब याद नहीं हो रहा तो 1000 पेज कैसे याद होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम याद होना चाहिए और पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सी पाठ्यक्रम को देख के आपको रिवाइज करना चाहिए कि इसके बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ, शांति से बैठ के। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, जी जान लगा देंगे, आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको सफलता दिलाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।